हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जामस्टर। मैं हूं विकास स्मिथ और आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 1.0 पीवाईक्यू, जिसमें हम डिटेल कॉन्सेप्ट्स के साथ समझेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ आपको कॉमर्स रिलेटेड और भी वीडियो उपलब्ध मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और अभी ये सीरीज कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं अकाउंट सेक्शन का। ठीक, यहां क्या लिखता है? मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। पहले हम लिस्ट 1 पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या चीजें लिखा हुआ, और फिर लिस्ट 2 पढ़ते हैं और फिर समझते हैं क्या क्या चीजें लिखा, और फिर हम दोनों को मैच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है इवेंट्स। इवेंट्स मतलब घटना। घटना क्या होता है? तो एक घटना किसी लेन देन का अंतिम परिणाम होता है, जैसे किसी बिक्री से हुआ लाभ या हानि एक घटना है। ठीक है, दूसरा है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग यानी खाता बही। यह वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया होता है। क्या होता है? वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है। यह लेखांकन के लिए आधार बनाती है, यानी कि बेस बनाती है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है आपका सी नंबर, उसमें लिखता है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज, यानी कि प्रबंधन टीम कंपनी के लिए निर्णय लेने के लिए वित्तीय विवरणों का उपयोग करती है। वे आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं। कौन? मैनेजमेंट। ठीक है, और लास्ट है आपका डी नंबर, परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹7,000, यानी कि 7,000 रुपए के माल का क्रय। तो क्रय एक विशिष्ट व्यवसायिक गतिविधि है जिसमें पैसे के बदले में सामान का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज शामिल होता है। यह एक लेन देन है। ठीक है, यानी कि ट्रांजैक्शन है। अब हम देखते हैं जो चीजें यहां समझे उसके अकॉर्डिंग कौन किससे मैच कर रहा है। तो ट्रांजैक्शन है, यानी कि जो डी है वो 4 से मैच कर रहा है। ठीक है, सी किससे मैच कर रहा है? तो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज आर द इंटरनल यूजर। देखिए लिखा है ना, जो लाइन अभी हम लोग समझ रहे थे वही बातें लिखा हुआ, यानी कि सी जो है वो 1 से मैच करता है। ठीक है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या था? आधार था। ठीक है, बेस ऑफ अकाउंटिंग था। तो देखिए यहां लिखा हुआ बेस फॉर अकाउंटिंग, यानी कि 3 जो है वो किससे मैच कर, बी जो है वो 3 से मैच करता है। ठीक है, यहां हम 1 लिखे है ना। और इवेंट्स जो है आर द इंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि जो 1 है वो 2 से मैच करता है। तो इस हिसाब से क्या बना हमारा आंसर? राइट। देखें, ए जो है वो 2 से मैच करता है, तो क्या फर्स्ट वाला में ए 2 से मैच कर रहा है? कर रहा है। उसके बाद बी नंबर जो है वो 3 से मैच करता है। ठीक है, तो बी भी देखिए आपका 3 से मैच कर रहा है। सी जो है 1 से मैच कर रहा है, और 4 जो है वो 4 से मैच कर रहा है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो गया आपका 4। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 41 हमारा हो गया। अब हम देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रोफेशनल पीपल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स एटसेट्रा असर्टेन देयर प्रॉफिट और लॉस अंडर, यानी कि जो प्रोफेशनल पीपल होते हैं जैसे कि डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, ठीक है, ये कौन सा मतलब किसके अंतर्गत ये प्रॉफिट और लॉस जो है वो असर्टेन करते हैं, निकालते हैं? कौन सा बेसिस के अंतर्गत? तो एक्रूअल बेसिस है, कैश बेसिस है, एस्टिमेट बेसिस है, और मोर देन वन ऑफ द एबव है, और नन ऑफ द एबव है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसके बारे में कुछ चीजें समझते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पेशेवर लोग किस लेखांकन विधि का उपयोग करते हैं, ये चीजें हैं इसमें, है ना। और हमारे पास 3 मेथड दिया हुआ है, एक्रूअल बेसिस है, कैश बेसिस है, और एस्टिमेट बेसिस है। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ चीजें सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं, फिर हम लोग इसका राइट आंसर डिसाइड करेंगे कि कौन सा होगा। तो पेशेवर के लिए जिसके पास बहुत ज्यादा क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होते, ठीक है, उदाहरण के लिए एक डॉक्टर जो सीधे रोगी से फीस लेता है, लेखांकन का रोकड़ आधार कैश बेसिस अक्सर उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें ज्यादा लेन देन कैसे होते हैं? कैश के रूप में ही होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि वे आय को तब रिकॉर्ड करते हैं जब नगद प्राप्त होता है, और खर्चे को तब जब नगद भुगतान होता है।
उपार्जन आधार यानी कि इक्वल बेसिस इसके जस्ट विपरीत है। क्या है? तो जिसमें आय तब रिकॉर्ड की जाती है जब अर्जित की जाती है, मतलब आप अगर अर्निंग कर लिए, कमा लिए, भले ही आपको ना मिला फिर भी आप उसका लेखा करते हैं। और खर्चों को तब जब वे इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब खर्च हो गए भले आप उसको दिए नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, नगद प्रवाह की प्रवाह किए बिना, मतलब बिना कैश गए आप मान लेते कि हमारा खर्च हो गया, तो वो किसके अंतर्गत होता है? इक्वल बेसिस के अंतर्गत। तो अभी हम लोग फर्स्ट में ही क्या पढ़ने का प्रयास किए इसमें कि इसमें जो लेखा जोखा होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? कैश बेसिस के, क्योंकि ज्यादा लेन देन जो यहाँ होता है वो कैश बेसिस पे होता है। जिसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका बी नंबर। ठीक है, आप लोग भी अपना आंसर कमेंट में पोस्ट करिए मेरे समझाने के क्रम में, तो आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर हुई है। ठीक है, और मुझे भी पता चलेगा कि आप ध्यान से देख रहे हैं, है ना। चलिए आगे के क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 42 था, अब हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? यानी कि जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता प्रतिबिंबित यानी कि रिप्रेजेंट होती है। तो ये जो सवाल है आपका, ये जो क्वेश्चन है वो लेखांकन इंफॉर्मेशन को उपयोगी बनाने वाले गुणों के बारे में। ठीक है, अब समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। जब जानकारी से स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो उपयोगकर्ताओं के लिए इसे समझना आसान हो जाता है। इस विशेषता को बोधगम्यता यानी कि अंडरस्टैंडेबिलिटी कहते हैं। यह वित्तीय जानकारी प्रमुख गुणात्मक विशेषज्ञों में से एक है, विशेषताओं में से एक है। साथ ही प्रासंगिकता यानी कि रिलेवेंस, विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी और तुलनीयता यानी कि कंपेरेबिलिटी भी है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी कि बोधगम्यता। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 की ओर आते हैं। ठीक है, अभी 44 में क्या लिखता है? प्रीपेड अकाउंट इज ए, प्रीपेड अकाउंट यानी कि पूर्वदत्त किराया खाता है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है वो जनरली डेबिट और क्रेडिट के नियमों के तहत खातों के वर्गीकरण के बारे में है। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि ये किस खाते के अंतर्गत है। ठीक है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, मोर देन वन ऑफ द एबव है और नन ऑफ द एबव है। तो आपको पता है कि 3 प्रकार का खाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में व्यक्तियों से संबंधित खाता जाता है, उसको 3 भागों में बांटते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। रियल में एसेट से संबंधित खाते को लिखते हैं, नॉमिनल में इनकम और एक्सपेंस, लॉस या गेन से संबंधित खाते को लिखते हैं। ठीक है, तो अभी प्रीपेड जो रेंट है वो क्या है समझिए। प्रीपेड रेंट यानी कि पूर्वदत्त किराया एक ऐसा खर्च है जो एडवांस में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? एडवांस में पहले ही दे दिया जाता है। यह व्यवसाय के लिए एक संपत्ति यानी एसेट्स है क्योंकि यह फ्यूचर बेनिफिट है। पहले अगर आप किसी को दे रहे तो बाद में उसके बदले में वो या तो वस्तु या तो सेवा मिलेगा। जो खाते किसी भी व्यक्ति या संगठन जैसे मकान मालिक का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें व्यक्तिगत खाते यानी कि पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली तो अगर आप देखेंगे तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट पर तो है नहीं, तो हम तो अभी मान के चलेंगे किसमें? पर्सनल अकाउंट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर आते हैं। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन इंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द ये प्रेडिक्ट इंटरवल एज पर। ठीक है, प्रेडिक्टिसिटी, मैचिंग, गोइंग कंसर्न और मोर वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं कि किसी उद्यम का आर्थिक जीवन अवधिक अंतराल में किस अवधारणा के अनुसार विभाजित किया जाता है। ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका फंडामेंटल लेखांकन अवधारणा से संबंधित है। ठीक है, और अवधिक अवधारणा यानी कि प्रोडिसिटी कॉन्सेप्ट बताती है कि एक व्यवसाय के असीमित जीवन को डिस्टिंक्ट टाइम पीरियड जैसे 1 वर्ष या तिमाही में विभाजित किया जाता है ताकि उसके परफॉर्मेंस और फाइनेंस पोजीशन को मापा जा सके। ठीक है, यह नियमित रिपोर्टिंग और तुलना की अनुमति देता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ये प्रेडिक्टिसिटी। ठीक है, चलिए
ये 45 था, अब हम लोग आते हैं 46 नंबर पे। द पॉलिसी एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड ऑल फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराइज ड्यू टू, यानी कि अगर बिजनेस में फ्यूचर में कोई प्रॉफिट दिख रहा है तो हम उसका लेखा नहीं करते हैं, पर अगर फ्यूचर में लॉस दिख रहा है तो हम उसका लेखा करते हैं, उसको मान के चलते हैं। ये जो बेस है वो किस मतलब यहाँ जो दिया हुआ वो किस पे डिपेंडेंट है, मतलब किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी और कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म और कन्वेंशंस ऑफ डिस्क्लोजर और वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। तो ये राइट इसका जो आंसर होगा वो कंजर्वेटिज्म का, ठीक है। कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म यानी कि क्या बोलते हैं इसको, रूढ़िवादिता की परंपरा, ठीक है। कौन सी परंपरा? रूढ़िवादिता की परंपरा। तो इसका राइट आंसर होगा 46 नंबर। अब आते हैं हम लोग 47 पे। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम ए सप्लायर इज नोट टेकन एज इनकम और सेल्स, दिस कमेंट इज बेस्ड ऑन, ठीक है। यानी कि आपूर्तिकर्ता से प्राप्त अग्रिम आय या विक्रय नहीं माना जाता, यह युक्ति आधारित है। किस पे आधारित है? तो सीधा सा बात है, ये कोर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में है, ठीक है। और पहले हम इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर करेक्ट आंसर पे आएंगे, ठीक है। तो वसूलीकरण की अवधारणा यानी कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहती है कि राजस्व यानी कि रेवेन्यू को तभी पहचानना जाना चाहिए जब वह अर्जित हो जाए, ठीक है। यानी जब माल डिलीवर्ड हो जाए या सेवाएं प्रदान की जा चुकी हो, ग्राहकों से मिला एडवांस अर्जित आय नहीं माना जाता, क्योंकि व्यवसाय को अभी भी सामान या सेवाएं प्रदान करने की ऑब्लिगेशंस है। इसे तब तक एक दायित्व के रूप में माना जाता है जब तक कि सामान डिलीवर ना हो जाए। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है आपका 48। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर मेंटेन्ड इफ बुक आर कीप्ट अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। यानी कि पहले क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो पहला कथन में क्या लिखता है कि वास्तविक और नाममात्र खाते दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में बनाए जाते हैं, ठीक है। पहला ये बोला आपको। दूसरा में बोलता है कि कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग कैश, यानी कि लेखांकन वर्ष की शुरुआत में पूंजी का पता विवरण की स्थिति यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करके लगाया जाता है, ना कि रोकड़ खाता तैयार करके। और तीसरा जो है द असर्टिंग नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू नेट वर्थ मेथड ऑफ सिंगल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, यानी कि एकल प्रविष्टि में निवल मूल्य विधि यानी कि नेट वर्थ मेथड द्वारा शुद्ध लाभ को अंतिम और प्रारंभिक पूंजी की तुलना करके निर्धारित किया जाता है, लाभ हानि खाता बनाकर नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखें तो इसका जो कोई भी कथन जो है वो सत्य आपका नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई, नन ऑफ द एबव, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, बोलता है द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज फॉर लोकेटिंग एरर्स ऑफ कमीशन, लोकेटिंग एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, लोकेटिंग क्लरिकल एरर्स, दे मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा लोकेटिंग क्लरिकल एरर्स, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 50, उसके बाद ऐसे ही करके 10-10 क्वेश्चनों का सेट हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। तो लेजर बुक इज पॉपुलरली नाउ एज, तो ये सबको पता होना चाहिए आप लोगों को, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अभी हम लोग देखे हैं टीआरई 1.0 में अकाउंट में पूछे गए 10 क्वेश्चंस को, ठीक है, विद डिटेल सॉल्यूशन। नेक्स्ट भी हम लोग ऐसे 10 क्वेश्चन करके इन कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इन क्वेश्चनों से रिलेटेड एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी हम लोग देखेंगे विथ कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ठीक है, तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।